वुड बर्न, मेटल्स डोंट बर्न। लेकिन मेटल्स को बर्न करने के लिए, रेड हॉट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। ये जो कितने स्पीडली वो यहाँ से यहाँ तक हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? एक बार देखो, सपोज यू आर हैविंग ए बॉक्स, ये हमारे पास एक मटेरियल है। इस मटेरियल को हम हीट अप कर रहे हैं एक साइड से। यहाँ टेम्परेचर हमारे T1 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ टेम्परेचर मेरा T2 डिग्री सेल्सियस। इट इज हीटेड। मैम बोर्ड विजिबल नहीं है लेफ्ट साइड का। अभी है यस मैम, नाउ इट्स फाइन। क्योंकि यहाँ एक बाउंड्री लाइन दिया हुआ है ऑलरेडी। तो T1 T2 सपोज T टाइम है, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा है T इज द टाइम टेकन हीट एनर्जी मूव करने के लिए। टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम साइड A to B, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम A to B। किसको मूव करना है? यू आर मूविंग Q is the quantity of heat, Q is the heat energy, quantity of heat energy that is moving from A to B, ठीक है। and thickness, let X is the thickness, X is the thickness of this ABCD। you can take ABCD जो स्ट्रक्चर है, जो मेटालिक प्लेट है इसका। तो अभी बताओ, जो Q है क्वांटिटी ऑफ हीट A to B तक जाएगा और AB से AD to BC तक जाएगा। जो क्वांटिटी ऑफ Q, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसका सरफेस एरिया A जो एरिया ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा ठीक है, और किसके ऊपर? नेचर ऑफ मटेरियल हमारे पास कुछ दिया ही नहीं हुआ। आगे बताओ, जितना हमारे पास डायमेंशन कितने? मैम थिकनेस सर। थिकनेस के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? अगर ज्यादा थिक होगा जल्दी जाएगा और कम थिक होगा जल्दी जाएगा। मैम कम थिक होगा जल्दी जाएगा। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X, वन इज डिसाइडेड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। और क्या होगा? और किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मैम एरिया, एरिया के ऊपर डायरेक्टली और इनवर्सली होगा। ज्यादा एरिया है तो इनवर्सली डायरेक्टली ज्यादा होगा। एरिया के ऊपर डायरेक्टली होगा आर्यन। और किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई। बताओ इक्वेशन में से आएगा। अब अपन देख, टाइम के ऊपर भी डायरेक्टली होगा क्योंकि कितने टाइम आप पास कर रहे हैं। और किसके ऊपर हो सकता है? मटेरियल। मैम डेल्टा टी, जितना ज्यादा डेल्टा टी होगा उतना ही होगा। T1 माइनस T2, जितने ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा डेल्टा टी, तो इतनी सारी चीज के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये सारे जो प्रोपोर्शनलिटी आप लिखे हो इस साइड दिखाई जा रहे हैं। तो Q इज इक्विवेलेंट टू द कांस्टेंट K A T1 माइनस T2 into T divided by S. This is your quantity of heat transferred from the plate AD side to BC side in a given plate. किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टेम्परेचर डिफरेंस, टाइम, एरिया के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थिकनेस के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देन व्हाट इज K? K का इक्वेशन क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ K? K इज इक्विवेलेंट टू QX divided by A delta T and T. This is the formula of K. What is K? K is your thermal conductivity. K is your thermal conductivity, and what is the formula of K now? Q X divided by A into delta T into time T. तो ये जो K है यही है आपका मटेरियल प्रॉपर्टी। ये कांस्टेंट है, K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये आपस में डिपेंडेंट फैक्टर है, बट K डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ऐसा समझ लो, K इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस, K इज इंडिपेंडेंट। K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड K की वैल्यू आपको सामने दिया हुआ है। अगेन आई विल राइट
K की फॉर्मूला आपके Q into X thickness divided by area into temperature difference into time. जैसे आप लिखते हो फोर्स इज इक्विवेलेंट टू Km into A. Force is dependent on mass and acceleration, but not dependent on K. K की वैल्यू इस इक्वेशन में लिख दो F ma. ये मत बताओ कि K is directly proportional to force, K is inversely proportional to mass. If you take this is mathematics, this is not physics. I am telling it in all classes. This is mathematics. Mathematics के according K is inversely proportional to M, but physics के according K is a proportionality constant. Understood? K is known as a thermal conductivity of the matter. It depends on the nature of the material. आप कॉपर ले रहे हो, इसका थर्मल कंडक्टिविटी, आप आयरन ले रहे हो, सिल्वर ले रहे हो, इसका थर्मल कंडक्टिविटी विल बी डिफरेंट. एनी क्वेश्चन हियर? K के बारे में एक मटेरियल कितने गुड कंडक्टर होगा उसका थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी वी आर डिस्कसिंग. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएंगे तो हमें रेजिस्टेंस आएगा. इसके बाद ज्यादा रेजिस्टेंस है वो इंसुलेटर है और बैड कंडक्टर है. रेजिस्टेंस इज लेस मीन्स गुड कंडक्टर. रेजिस्टेंस इज वेरी लेस जीरो देन इट इज सुपर कंडक्टर. ऐसे आपका हीट में है गुड कंडक्टर, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छा है उसका. ठीक है. हीट में भी यू आर हैविंग बैड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी. नाउ यू कैन फाइंड द यूनिट. टेल मी द यूनिट. क्यू को किस में लेंगे जल्दी? क्यू शुड बी जूल. जूल्स और यहाँ मीटर by meter square मीटर स्क्वायर केल्विन Kelvin सेकंड. into second. So it is joule meter inverse Kelvin inverse second inverse. Is it the correct one? थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट. ठीक है. थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशंस भी आप लिख सकते हो. डायमेंशंस भी ले सकते हो आप. केल्विन इनवर्स सेकंड इनवर्स थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन आप लिख सकते हो. जूल किसका डायमेंशन है? जूल इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी ml स्क्वायर T-2. और ये m क्या है यहाँ? मीटर है. ऐसा लो मीटर लेंथ L-1. k is your K-1, सेकंड इज your T-1. T-1. तो फाइनली कितना हो गया? m L2 -1 L1 T -2 -1 T -3 K-1. दिस इज द डायमेंशन. ठीक है. डायमेंशन आपका 12th क्लास का एंड तक चलेगा, 11th क्लास का स्टार्टिंग. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने नया इंट्रोड्यूस हो रहा है डे टू डे लाइफ में, हम एटलीस्ट 2 to 3 आपको न्यू फिजिकल क्वांटिटी दे रहे हैं. ऐसा नो आर्यन, जैसे आप नए नए आइटम खाते हो ना, आज घर का दाल चावल नहीं खाते हो, पिज्जा मंगा के खाते हो, तो नए नए यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज आपके लाइफ में ऐड होते जा रहे हैं. थर्मल कंडक्टिविटी यूनिट, डायमेंशन, फॉर्मूला एंड एक्सप्लेनेशन. नाउ वी विल हैव द न्यूमेरिकल. ओके, एनी डाउट हियर? कनक, एनी डाउट हियर? No, नाउ वी आर ma'am. हैविंग न्यूमेरिकल फ्रॉम थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको सबसे बेस्ट न्यूमेरिकल माना जाता है आपका कोचिंग फील्ड. थर्मोडायनेमिक्स कोचिंग फील्ड में बच्चे बहुत लाइक करते हैं. इजी टू अटेम्प्ट. मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, मैकेनिक्स में आप चाहे जितने भी पढ़ो मास्टरी नहीं हो सकता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो आप बहुत अच्छे से कोचिंग सेंटर्स, कोचिंग मीन्स बेस्ट एंड जेईई मेंस का आंसर दे सकते हो. जेईई मेंस का मैक्सिमम आंसर आप दे सकते हो. ठीक है. तो ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है, ये डेली लाइफ में एप्लीकेशन कल हम करवाए थे आपके पास. एक मेटालिक रॉड और वुडन रॉड. अदर क्वेश्चन यू मस्ट हैव सीन नाउअडेज. सबसे कॉमन क्वेश्चन आज के दिन में, सुबह सुबह बच्चे क्लास के लिए उठते ही नहीं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं? जस्ट टेल मी, कॉमन क्या होता है? पहले हमारे टाइम में पानी, स्टूडेंट के ऊपर मैम ठंडा पानी डाल देते हैं. ठंडा पानी पहले जमाने में, हमारे जमाने में होता था, अभी नहीं. अभी दिल्ली में ठंड है. व्हाट दे डू?
गर्मी में आई एम माई क्वेश्चन रिलेटेड टू समर ना, मेरा तो सीजनल क्वेश्चन होता है। समर होता है तो मैं फैन ऑफ कर देती हूँ, विंटर में क्या करूंगी? मैम नहीं करते हीटर ऑफ कर देते हैं, मैम हीटर ऑफ कर देते हैं। अच्छा, हीटर ऑफ करते हैं। और दूसरा क्या होता है, अगर आप ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हो तो विदाउट हीटर? मैम ब्लैंकेट हटा देते हैं। वेरी गुड। ब्लैंकेट हटाने के बाद आपका सेट कैसे हो जाता है? सपोज आप 7 फीट लंबे हो, ब्लैंकेट हटाने के बाद ठंडा लगता है। ब्लैंकेट ब्लैंकेट हटाने के बाद आपका सेट कैसे हो जाता है? आप पूरा स्ट्रेट सोए हो, यू आर स्लीपिंग लाइक दिस, पूरा ऐसे स्ट्रेट सोए हो 7 फीट लंबा, लेकिन हम ब्लैंकेट लोग हटाने के बाद आपको कैसे सिकुड़ जाते हैं मैम, हम लोग हम खुद को सिकुड़ जाते हैं? आप ऐसे फोल्ड हो जाते हो। Why are you folding? फोल्ड होने और इसी स्ट्रेट सोने में, ब्लैंकेट हटाने के बाद मॉर्निंग में क्या डिफरेंस होता है? इससे ना मैम हमारा एरिया कम हो जाता है मैम, जिसकी वजह से मैम हमें ठंडी बहुत कम लगती है। खाली एरिया कम होना एक साइन से, आगे ठंडी कम है वो पूरा लोकल दिमाग हो गया। एनीवन हु कैन गिव मी द आंसर? यहाँ एरिया कम हो जाता है तो कोई मेरे साइंटिफिकली ये सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला है पूरी क्लास में? कनक, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग नाउडेज। ये तो जनरल लाइफ का क्वेश्चन है, क्या पढ़ना चाहिए? प्रीवियस नॉलेज कुछ भी नहीं चाहिए मेरे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ये आपका कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन स्किल चाहिए। आप देखे होगे रोड साइड में डॉग कैसे सोए हैं विंटर में, थोड़ा घर से बाहर निकलो, रोड साइड में जाके देखो डॉग, हाउ आर दे स्लीपिंग? पूरा स्ट्रेट होके सोते हैं और पूरा फोल्ड होके काम होके सोते हैं। मैम होल्ड होके, होल्ड होके नहीं तो यहाँ जाओ, आपके साइड में खटाल है गोयला डेयरी में, भैंस के रूम में बोला जाता है जहाँ भैंस रहते हैं वहां ठंड नहीं लगता, विदाउट ब्लैंकेट यू कैन स्लीप। व्हाई इज सो? जिस रूम में बुफालोज होते हैं उस रूम में आप सो सकते हो विदाउट यूजिंग ब्लैंकेट। क्यों? हीट एनर्जी बहुत रेडिएट होता है उनके बॉडी से। तो वो हीट एनर्जी यहाँ क्या होता है, ये सिर्फ फोल्डिंग होता है। जैसे आपके ऊपर से ब्लैंकेट ले लिए तो अपने आप देखो बच्चा पूरा नींद में सोया है, उसके ऊपर से कोई ब्लैंकेट हटा लिया तो बच्चा अपने आप, ये होता है इनवॉलंटरी। क्यों हो जाता है ये इनवॉलंटरी जो हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें ये एरिया कम कर रहा है, एरिया कम कर रहा है और इस एरिया में वो एयर ट्रैप कर रहा है। मेन होता है एयर ट्रैपिंग कर रहा है, और एयर इज एन इंसुलेटर ऑफ हीट। एयर का थर्मल कंडक्टिविटी कम है, वो पास कराने नहीं देता हीट एनर्जी, आपका बॉडी हीट आगे नहीं जाता। हमेशा दिमाग में ये रखो, मेरी बॉडी हीट का लॉस हो रहा है, देन आई विल फील कोल्ड। मैं हीट गेन कर रहे, मैं आग के सामने खड़ी हूँ तो मुझे हीट एनर्जी वहां से मिल रहा है, हीट एनर्जी ट्रांजिट होकर मेरे पास आ रहा है, देन आई एम फीलिंग वार्म। लेकिन मैं रेडिएट कर रही हूँ तो मेरे टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, देन आई विल फील कोल्ड। ये सिस्टम है बिकॉज ट्रैपिंग ऑफ एयर इज मोर। आप कैट्स को देखे होंगे, कैट्स, डॉग, सारे एनिमल बुफालो दे फोल्ड देमसेल्व्स इन विंटर। बर्ड्स क्या कहते हैं? बर्ड्स क्यों? बर्ड्स का स्लीपिंग स्टाइल देखे हो ना? नहीं, उनको भी नहीं दिखे हो। mom, bats also cover themselves up with their wings. पूरे चारों तरफ बर्ड्स सब देखिए, चारों तरफ अपने फीदर्स को ऐसे डोम से बना के सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा हीट जोन है, उसके अंदर अपनी ही बॉडी हीट बाहर नहीं जाती। हम इतने पैसा विंटर में क्या खर्च कर रहे हैं, ये स्वेटर कोट सिर्फ अपने बॉडी हीट को बाहर जाने से बचाने के लिए। ऐसा नो हिमांशु, अंडरस्टूड? कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आपको लॉजिक क्या ढूंढना पड़ेगा, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। मेरे बॉडी का हीट लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है। लॉस हो रहा है तो आई एम फीलिंग कोल्ड, गेन हो रहा है मतलब जो एनर्जी आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है तो मैंने उसको गेन करना है तो मुझे वार्म फीलिंग होती है। अभी बताओ कि एस्किमोज में जो एस्किमो होते हैं, वो जो कभी एस्किमोज का घर देखे हो, इसे डबल वॉल्ड होता है। एस्किमोज से आपका थर्मोप्लास्ट का आइडिया है। एस्किमोज के घर देखे हो, इग्लू देखे हो कभी? टीवी में तो देखे होगे इग्लू। इग्लू आपके डबल लेयर होते हैं। डबल लेयर क्यों होते हैं? यहाँ भी स्नो होता है, यहाँ भी स्नो होता है, बीच में कुछ एयर होता है।
व्हाई दिस सो? मैम इन 2 लेयर्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती होगी। एयर ट्रैप हो जाता है तो हीट कन्वेक्शन से बाहर नहीं जा पाता और ये पूरा पॉलिश हो जाता है, रेडिएशन वाला भी बंद हो जाता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों इग्लू में फॉलो होता है। एस्किमोज जो डबल लेयर वॉल्स बनाते हैं वो भी यही है। आइस को कभी पैक करके देखो, आइस किसमें पैक होता है? मेटालिक फ्रेम में। आइस जो शादी वादी में आइस लेके आते हैं बाहर अरेंजमेंट के लिए, वो आइस को कैसे पैक करते हैं? ये आइस होता है। नहीं आप देखे नहीं, कुछ भी नहीं देखे हो क्या? आइस को सॉडस्ट में पैक करते हैं। आइस को सॉडस्ट। सॉडस्ट क्या है? डस्ट जानते होंगे? नहीं, कहीं नहीं देखे हो? गेहूं के ऊपर वाले छिलके, नहीं तो आप लकड़ी काटने के टाइम जो डस्ट आते हैं सॉडस्ट, उसमें आइस को पैक किया जाता है। क्यों? उसमें आइस मेल्ट नहीं होता। आप आंसर नहीं दोगे कि आइस मेल्ट नहीं होता। योर आंसर शुड बी व्हाई द आइस इज नॉट मेल्टिंग व्हेन पैक्ड इन सॉडस्ट। ऐसा नहीं हुआ? Yes, tell me. No, Because it's an insulator. because sawdust आपका हीट एक्सचेंज नहीं करा पाता। जो ये बाहर वाला टेम्परेचर, सपोज यहाँ है आपका -10 डिग्री सेल्सियस, बाहर में आपका 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो 20 डिग्री सेल्सियस इसको अफेक्ट नहीं कर पाते हैं और इसका जितना भी इसके पास एनर्जी वो बाहर नहीं जा पाता है। जस्ट लाइक एन इंसुलेटर, सॉडस्ट इज ए बैड कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट। मैम इग्लू में समझ नहीं आया मैम, इग्लू के बीच में स्पेस कहाँ होता है एयर के लिए? सिर्फ आइस ही से तो बना होता है। लेकिन उसमें आइस आपका क्या होता है? वेंटिलेटिंग सिस्टम है या पूरा क्लोज्ड होता है? आइस एक चीज बता ना, आप आइस वाला हाउस में हो, वो वेंटिलेटर है, आइस का मॉलिक्यूल एयर ट्रैप होता है। आइस मॉलिक्यूल में एयर ट्रैप होता है। 2 लेयर है तो बीच में बहुत ज्यादा एयर ट्रैप होता है। इस इग्लू एक बार सर्च करके देख लो अच्छे से, ठीक है? नेक्स्ट वन, आप एक मैम इसमें तो दिखा रहे हैं कि एक वेंट भी होता है इग्लू के ऊपर, उसकी वजह से एयर जो हीट एक्सचेंज होता है वो वार्मेस्ट जो होता है ना वो इग्लू के अंदर रहता है फिर, पर उसके लिए वेंट होना चाहिए एक ऊपर। वेंट में तो एक्सचेंज होता है, वो तो सांस लेने के लिए देता है थोड़ा थोड़ा सा। लेकिन जो आप ये चीज बोलो, आपके पास आइस रहा है और एक के पास स्नो रहा है, आइस एंड स्नो, यू नो द डिफरेंस? yes or no? Ice and snow, connect, tell me, ice and snow, the difference is known to आइस you? में ट्रैप्ड एयर होती है, स्नो में नहीं होती। स्नो में नहीं होता ट्रैप्ड एयर? नहीं मैम, वो पूरी सॉलिड उसमें थोड़ी होती है। स्नो क्या होता है? जिसमें आप खेलते हो एक दूसरे को फेंक के, इसमें ट्रैप्ड एयर होना चाहिए। आइस वाला, आप एक मकान बना रहे हो, सपोज आप एक पूरे डोम से मकान बना रहे हो पूरे आइस में, आइस के ऊपर भी ऐसे हाथ लगा दो जॉइंट हो जाता है, रिजुलेशन एक प्रॉपर्टी होता है। स्नो में बना रहे तो ज्यादा वेंटिलेटिंग सिस्टम, व्हिच वन? मैम स्नो। स्नो, क्योंकि उसमें एयर ट्रैप ज्यादा होता है। कनक यू आर जस्ट टेलिंग द अपोजिट थिंग। आइस तो सॉलिड हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, इसके अंदर एयर गैप कम हो जाता है। लेकिन जो स्नो होता है इसके अंदर मैम स्नो का मैम फ्लेकी स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उसमें एयर ज्यादा होता है। जितना आप बियर गिल्स का देख रहे हो, जब भी वहां वो होल बना के उसके अंदर जो सोता है रात को, स्नो होता है, चारों तरफ से स्नो रख के बीच में सो जाता है, तो उसमें वेंटिलेशन अच्छा होता है। ठीक है, कनक आर यू अंडरस्टैंडिंग? थोड़ा सा तुम्हारा उल्टा चल रहा है कंसेप्ट मुझे लग रहा है। नेक्स्ट यू कम टू दिस टाइप ऑफ क्विल्ट। क्विल्ट क्या है? रजाई। नया वाला बेटर है, ओल्ड वन बेटर है? आपको फिजिक्स में हमेशा क्वेश्चन होता है, न्यू वन, ओल्ड वन, व्हिच वन इज बेटर? आपका पर्पस क्या है? न्यू वन। मैंने पहले आपको 2 चीज दिया था वॉशरूम से आने के बाद, एक तो टॉवल, न्यू वन बेटर है, ओल्ड वन बेटर है? और टॉवल? न्यू वन। टॉवल न्यू वन नहीं था, टॉवल में ओल्ड वन था, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पोरस स्पॉट्स में पानी जा चुका है तो जल्दी सोख कर लेगा। लेकिन इसमें क्विल्ट इज न्यू वन, रजाई है तो न्यू वन। जस्ट सी द डिफरेंस। यहाँ ओल्ड वन, क्योंकि इससे पोरस स्पॉट ऑलरेडी ओपन है तो पानी जल्दी सोख कर लेगा। न्यू वन पानी इतना टाइम जल्दी सोख नहीं करता,
लेकिन यहाँ क्या है, न्यू फ्लूइड इज बेटर देन ओल्ड वन, टेल मी व्हाट इज द लॉजिक? मैम क्योंकि मैम U1 is not very compressed, तो उसके अंदर एयर ट्रैप जल्दी होती है। अब वूल ज्यादा होता है, ये में एयर ट्रैप ज्यादा होता है। एयर ट्रैप ज्यादा होते हैं, दी एयर इज ए, पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, न्यू फ्लूइड क्योंकि मैम बेटर एयर देन इज ओल्ड वन। बैड कंडक्टर ऑफ हीट या इंसुलेटर ऑफ हीट। Yes, that line you have to write. Air is a bad conductor of heat. It does not allow heat to be conducted away from our body in a new fluid. ठीक है? नेक्स्ट, तो बुनसन बर्नर का प्रैक्टिकल आप कुछ भी नहीं किया ना, इसके ऊपर वायर गज होता है, कभी केमिस्ट्री में किया हो? वायर गज को कहाँ रखा जाता है? जो बर्नर के ऊपर एक वायर गज नहीं डाला बर्नर जाता को ऊपर रखा जाता है मैम। ये वायर गज क्यों डाला जाता है? Why the wire gauge is put? मैम टू स्प्रेड द हीट। To spread the heat तो- evenly. तो इसके ऊपर आता है हीट, इसके ऊपर ही हीट आता है ना मैम इसके अंदर ऊपर पूरा होता आपका, है। इसके ऊपर नहीं होता, इसी के अंदर ही होता है। Why wire gauge is put? मैम व्हाट? वायर गज को क्यों यूज? मैम क्योंकि मैम वायर गेज मैम हीट जाता है मैम। मतलब ये गुड कंडक्टर होता है, इटसेल्फ हीटेड, Yes, ma'am. तो इसके ऊपर वो हीट को जाने नहीं देता, हीट को एक पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेट करता है। यही क्वेश्चन है ना, यही आंसर है ना, हीट को एक पर्टिकुलर रीजन में कंसंट्रेट होने के लिए कंसंट्रेट कर वो देता है। हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है साइंटिस्ट का, व्हाट बर्न्स इन ए कैंडल? एनीवन हु कैन आंसर इट? कैंडल में क्या जलता है? व्हाट बर्न्स इन ए कैंडल? मैम वैक्स। वक्स, Wick. पहला आंसर हो गया वक्स। विक मैम। वक्स ओनली खाली वक्स लेके उसमें आग लगा के देखो। अरे मैम विक। मैम उसका तिल्ली मैम तिल्ली जो लगा रहता है मैम वैक्स। अच्छा ठीक है, ये होता है ना, वही WH होता है ना, वही के स्पेलिंग। हाँ मैम। यस मैम। तो अगर मैं खाली वीक लेके कर दूंगी तो आ जाएगा, वो तो जलेगा, फिर जल के खत्म हो जाएगा। विक और अगर मैं वैक्स। खाली वक्स ले लूंगी तब नहीं चलेगा। और क्या? मैम वैक्स जब हीट होता है तो वो मेल्ट हो जाता है और फिर विक उससे अब्सॉर्ब कर लेता है। पहले मैंने वक्स को मेल्ट करूंगी और उसमें वीक को डालूंगी, तब जाके जलेगा। यू आर टेलिंग दिस थिंग, जैसे तेल में है, Yes. तेल में पहले वीक को डालूंगी तब वो जलेगा। लेकिन क्वेश्चन है व्हाट बर्न, मैं आंसर क्या दूंगी? वक्स को दूंगी, वो वीक तो को burn- दूंगी, क्या कॉम्बिनेशन? अच्छा ठीक मैम वैक्स बर्न्स है। और मैम ठीक विक है, भी इसको बर्न और होती है, further उससे खींचते हैं, वैक्स मेल्ट हो जाता है। इसको और खींचते हैं। ये शेप ऐसे क्यों होता है? Why it is not like this without air? लाइट एयर होती है इसलिए। नहीं तो डिफाइंड शेप एक बढ़िया सा शेप बनाते हैं। दिया के ऊपर वाला शेप डेली आप कहीं ना कहीं पूजा मंदिर में गए हो, दिया में जो आग जलता है इसकी शेप एक बढ़िया सुंदर सा शेप है, नीचे से ऐसे पूरी कोन, उल्टा कोन की तरफ होता है, जो आइसक्रीम कोन की तरफ उल्टा रखा हुआ है, ऐसे लगे। Why this shape is like this? Any answer? Because I am getting correct answer. क्योंकि मैम नीचे में मैम एयर एक्सपैंड कर जाता है। तो नीचे आ जाता है, होगा ना, नीचे आ जाना चाहिए। फ्लेम ऊपर क्यों उठ जाता है? I'm not getting correct answer to the question what burns in a candle. It is a most scientific question generally asked to a group of scientists. जो साइंटिस्ट लोगों का कॉन्फ्रेंस होता है, ये पूछा जाता है बहुत ही हाई फाई लेवल में। इतने ही छोटे छोटे क्वेश्चन का बेसिक पूछा जाता है, जबकि मेजर क्वेश्चन दो में। एनीवन हु कैन क्लियरली आंसर व्हाट, इसे आंसर होता है। सपोज ए इज व्हाट ओनली, बी इज वुड, सी इज व्हाट प्लस विच। The shape of
flame is this way because that hot air is light and it moves upwards. तो फिर ऐसे क्यों बन गया यहाँ, कौन से क्यों? This gives you the answer. D1 is the answer. It is wax vapor. Wax vapor plus heat. This is the answer. wax के वेपर फॉर्म में पहले आता है, तो मन उसको wax मेल्ट होकर वेपर में आता है, और wax के वेपर उसके ऊपर ऐसे ही डोम सेट का रहता है जनरली, बिकॉज वो हॉट होता है, इस साइड से उसको पुश करके रखते हैं, और ये रीजन में ज्यादा होता है तो ये रीजन ठीक होता है, ग्रेजुअली रीजन कम होते जाता है. तो ये wax से वेपर in connection with it gives the light in the chamber. This is the correct answer explained in many interviews. This is the answer. White is कौन से? Because wax vapor नीचे थोड़ा एरिया ज्यादा लेते हैं, ऊपर में कम होते जा रहे हैं, अमाउंट कम है, तो इसलिए कंप्रेशन ज्यादा है, इस साइड से एयर उसको ऐसे करके रख देते हैं. This is the correct answer given. I think you have understood what burns in a candle. पर दिया में भी तो फिर यही शेप होती है फ्लेम की, वहाँ तो वैक्स वेपर्स नहीं होते. नहीं तो दिया में तेल का वेपर होता है. सभी वेपर्स की शेप ऐसे डोम में होती है. सभी क्योंकि वो हॉट एयर होता है, सबके वेपर के शेप नहीं होता है. सबका वेपर जो होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है. टेम्परेचर ज्यादा होता है तो यहाँ जो इसका वेपर है, ये तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ना तो इतना ही फैला है और आगे नहीं फैलता, क्योंकि एयर उसको रश कर देता है, और इस रीजन में थोड़ा कम होता है वेपर. कैसे जलता है डिपेंड करता है आप कितना शो किए हो, इतना हाइट तक भी जलता है दिया, क्योंकि जहां से वहां जो उसका वेपर जाता है वहां तक जलता है. दिया तो आपका यही खत्म हो गया. अगर आप wax प्लस वीक देते हो तो मैं बोलूंगी wax यही खत्म, दिया यही खत्म, उसके अंदर जो उनके यही खत्म. आग इतना ऊपर तक क्यों हो गया? जहां जहां आपका वेपर्स होता है वहां तक जाता है. दिस इज द आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. Divanshu, any doubt here? We'll start numericals now. Mostly I have finished the reasoning question. Now come to the numerical. In the numerical section, we are having some interesting numericals here. Suppose we are having two surfaces. ये ऐसे हैं और ये joined है, इसके बीच में ऐसे joined है. आपके पास एक एस शेप का two metals A and B of same size are arranged as shown in the figure. The extreme ends of the combinations are maintained at the indicated temperature. पहला वाला में 100 डिग्री सेल्सियस है, ये मेरा 100 डिग्री सेल्सियस है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, ये A है, ये B है. Two metals A and B are arranged like this. In the steady state, you have to find out the temperature of the wall. यहाँ इस wall में 3 डिग्री सेल्सियस, सपोज what is 3 डिग्री सेल्सियस? 3 डिग्री सेल्सियस कितना है? That you have to find. Steady state मतलब हीट एनर्जी जो एक्सचेंज होना था, that is already over. इन दोनों के बीच में एक मेटल है, उसका एक साइड में 100 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है, बी एक मेटल है जिसका एक साइड में 0 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है. आपका बीच वाला जो बाउंड्री है इसमें टेम्परेचर कितना है ये पूछा हुआ. ए एंड बी, again you listen the question. A and B are two metals. A and B are two metals. तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी भी अलग होगा. एक का है 300 वाट, सपोज आई एम गिविंग यू. एक का मेरे पास है 500 वाट, बी का मेरे पास है, बी के पास है 200, बी के पास है 200. यूनिट आपको पता है वाट. उसके बाद इतना बड़ा बड़ा जो यूनिट है हमारे था, वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस. वाट आपका पावर हो गया, मीटर डिग्री सेल्सियस. ए का थर्मल कंडक्टिविटी के बी इज दिस वन. अभी स्टेडी स्टेट में व्हाट यू हैव टू अप्लाई, इक्वेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा. आप स्टेडी स्टेट, ये सब नो, at steady state मतलब heat exchange is over. At steady state, thermal conductivity equation for the first one क्या लिखोगे? Ka heat energy, इसका और उसका सेम है. हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? Ka T1 minus T2 कितना लिखोगे? T1 minus T2 इधर 100 minus T. ठीक है,
और क्या थिकनेस सेम है, थिकनेस सेम है, टाइम सेम है, डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, टेल मी व्हाट इज टी, व्हाट इज टी? टाइम जरूरत नहीं है क्योंकि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट कर रहे हैं, क्यू बाई टी। ए में जो क्यू बाई टी इज इक्विवेलेंट टू क्यू बी बाई टी, ये इक्वेशन है स्टेडी स्टेट में। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ क्या हो जाएगा के बी। टेम्परेचर में क्या लिखूंगी ऐसे लिवा, व्हाट टू राइट इन टेम्परेचर, वेक्टर इसका एक, दिस वन के बी के साथ क्या लिखूंगी जल्दी, नो आइडिया, 0 माइनस टी और टी माइनस 0, टी माइनस 0, 0 माइनस टी कैसे करें, T1 माइनस T2 होता है ना, तो T माइनस 0 डिवाइडेड बाय X। देन व्हाट इज T? ऐसे anyone who can tell me what is T? जंक्शन टेम्परेचर कितना है, जंक्शन टेम्परेचर कितना है, इस anyone? कैलकुलेट करो और बताओ हिमांशु। अग्निश, यू आर नॉट इन द क्लास, कोई भी क्लास अटेंड नहीं करते हो क्या, कभी भी तो बात नहीं करते हो यहाँ। स्वयं कर, यू ऑल्सो, सबका इंटरनल मार्क्स देने का टाइम है फिर नेक्स्ट सेशन के लिए। Is anyone who can tell me what is T? Vani, are you here? Yes, ma'am. Tell me. $71.4. 71.4. Anyone else is giving 71.4? 71.4. अच्छा, फिर भी नहीं हो रहे, सारी चीज तो कट गया, उसके पास बचा क्या, K is 500, here it is 100 minus T, and here it is KB is 200, 200 into T minus 0, T minus 0, S। तो ये 0 0 हटा दो, 500 minus 5T is equivalent to 2T, तो 5T 2T 70, 70 is equivalent to 500, so T is equivalent to, T is equivalent to 500 by 7, कनक यही आ रहा था ना, Yes, 500 ma'am. by 7। So answer, you are not giving answer, Aryan you also, बीच में ब्रेक लेके ये लोग ना करेंगे। Okay, I hope you have understood, then you are free to do the next question। इसी को आपको इंक्रीज किया जाएगा अभी क्वेश्चन, एक ब्लॉक की जगह 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक ऐसे ही आ जाएगा। पहला वाला 200, ये आपका ब्लॉक है, इसमें से 2 ब्लॉक के बीच में, ठीक है, और यहाँ 200 डिग्री सेल्सियस है, दिस वन इज 200 डिग्री सेल्सियस, और ये इसका टेम्परेचर T1 है, यहाँ T2 है, और दिस वन इज 18 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस एंड 18 डिग्री सेल्सियस, और बीच में आपका ये दिया हुआ है, ये मेरे 5K दिया हुआ है, ये 3K दिया हुआ है, और ये 2K दिया हुआ है। थर्मल कंडक्टिविटी 5K, 3K, 2K, और इन लोगों का डिस्टेंस सारे सेम है, x है, ये भी x है, ये भी x है। तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज T1, व्हाट इज T2। T1 कितना है, T2 कितना है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। Yes. Now tell me, what will remain constant at steady state? Is anyone? Those who are listening, because the number of students are very less here. ये रो के पढ़ेंगे लास्ट मोमेंट में, because your periodic is in January, annual exam is in February। Periodics में आपका kinetics of theory तक आ रहा है। मैम पीरियोडिक कब से स्टार्ट होंगे? January 10th, I had told you yesterday only।
तो आपका Q/T rate of heat flow is constant. Rate of heat flow is constant in all A, B, C में at steady state. इसी को बेस करके हम इक्वेशन डाल रहे हैं. At steady state rate of heat flow is 10. तो अगर मैं पहले वाला को लिखूं, पहले वाला के लिए क्या लिखूंगी? Is anyone who can tell me for A what equation I will write? 5K कोई नहीं बोल रहा है. मैम 5K into A into 200 minus theta 1 200 minus T1. by x. ठीक है, by and here it is your area A. T is already यहाँ divided हो गया. होगा डिवाइडेड बाय x क्या है? मैम T1 94 होगा. T1 94 आ गया तुम्हारे. चलो ठीक है, देखते हैं कितना आप सही दे रहे हो. सेकंड के लिए मैं क्या लिखूंगी? 3K T1 minus T2. इन बच्चे मेजर मिस्टेक करते हैं, T2 minus T1 लिख देते हैं, जबकि लेफ्ट हैंड वाला पहले आएगा. डिवाइडेड बाय x इक्विवेलेंट टू 2K into T2 minus 18 डिवाइडेड बाय x. तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन जो आ रहा है 5K into 200 minus T1 is equivalent to 3K. एरिया सब जगह कट गया. T1 minus T2 is equivalent to 2K T2 minus 18. This is my final equation. लेकिन इस इक्वेशन में आपको T1 T2 फाइंड आउट करना है. Is anyone who can do it? Yes, Aryan, what is your answer? T1 is T1 कितना है? T2 कितना है? मैम T1 94 आ रहा है और T2 37.6 आ रहा है. T1 94 आ रहा है. इक्वेशन में पुट के मैं देख रही हूँ. और T2 आपका 37.6 है. 37.6. इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं. के सब जगह से हटा दो. के हटा दो. अगर 200 से मैं 94 को माइनस करूँ, 200 माइनस 94 तो मेरे पास आ जाता है 106. 106 इंटू 5. ठीक है, 106 इंटू 5 आ रहा है. तो एक भी इक्वेशन में डाल के देखो. 106 इंटू 5 इज इक्विवेलेंट टू 2 इंटू T2 माइनस 18. T2 मेरे पास है 38 लगभग. 38 से 18 गया. इट इज कमिंग 20 इंटू 2. नहीं हो रहा. आर्यन दिस इज द आंसर. आपके आंसर क्या करेंगे? वन इक्वेशन मैच नहीं कर रहा है. मैम नहीं मैम T1 91 होगा. 91. आप ऐसे ठीक से करके बताओ ना. ये इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है. जो सॉल्व दिस इक्वेशन एंड टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर. कॉर्नर 5 into 200 minus T1 is equivalent to 3 into T1 minus T2. Take it as equation number 1. इसमें T1 की वैल्यू T2 के फॉर्म में ले आओ. फिर लास्ट इक्वेशन में बैठाओ. 3 इक्वेशन अभी सॉल्व इन क्लास 10. 11 में तो कर चुके हो. मैथमेटिक्स बहुत हो गया. Yes, those who are trying. बहुत ही बच्चे एब्सेंट हैं क्लास में. चलिए तो मेजर कंसर्न नाउ कितना हम ऑप्शन लगाएंगे. मैम डाउट था मैम सब कुछ मैम जो आप पे क्वेश्चन दिया दे रखा है उसमें सब कुछ सेम है. और जिस रेशो में के है उसका टेम्परेचर उसी रेशो में होना चाहिए. हाँ, तो होना चाहिए. आपका गड़बड़ क्यों हो रहे हैं? आप तो इक्वेशन में पुट करके देखो.
मेरा T1 91 आ रहा है और T2 36.4 आ रहा है। इस इक्वेशन में बैठा के देख लो। मैम T1 5000/37। वो कितना है एक बार कैलकुलेट कर दो। मैम 135.14। 135.14। 135.14। I'm coming 135.54 आपका T1 आ रहा है 135.54 और T2 कितना आ रहा है? कितना? मैम 54 नहीं है, वो 14 है। ये 14 है। नेक्स्ट वाला कितना है? T2 कितना है? कभी ये देखते रहोगे 18 से नीचे नहीं आ गया क्योंकि मैक्सिमम 18 मिनिमम 18 है। 18 से नीचे पहले नहीं जा सकता। Yes, Kanak, speed up your mathematical calculation. I am verifying your result. T2 दे दो तब जाके वेरिफिकेशन होगा ना। अंकिता, give me T2, then I can verify. Aryan, you are also not giving calculation. आपका फास्ट करना पड़ेगा. This is a question of all competition exam. सबसे कॉमन क्वेश्चन है। जेई मेंस उठाओ, नीट उठाओ, कोई भी ले लो, आईआईटी एडवांस में और दो ब्लॉक ज्वाइन कर लो। नहीं तो ब्लॉक को क्या करेगा पता है? एरिया डिफरेंस कर देगा। ऑप्शंस में काटा होगा 443 है। क्या 443 T1 443 81 200 डिग्री सेल्सियस T1 की 443 हो जाएगा। मैक्सिमम 200 है। उसके ऊपर हीट हो रहा है क्या? ज्यादा हीट कौन सा आएगा उसके साथ? अरे ये 200 से कम होगा, 18 से ज्यादा होगा। टेक योर आंसर एंड कंफर्म। मैम T2 आएगा T2 आएगा 106.06 एंड T1 आएगा 164.76। 106.06 और T1 आए 164.76। 164.76। लेट मी वेरीफाई। मैं एक बार इसको वेरीफाई कर रही हूँ। 5 इंटू 164 को मैंने 165 ले लिया तो मेरे अप्रोक्सीमेटली मैच होना चाहिए। 200 माइनस 165 तो ये कितना होगा? 65 और 200 कितना? 35। ठीक है, 5 इंटू 35 अप्रोक्सीमेटली इतना आना चाहिए मेरे को। 175 होना चाहिए। ये सुनो, बताओ ना। 200 माइनस 165 175 होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड अगर मैं ये 165 माइनस 107 ले लिया, राइट हैंड साइड में मेरे को ये 8 हो गया। 165 ये है 5। ठीक है, 58 इंटू 3 है। 58 इंटू 3 अप्रोक्सीमेटली कितना है? हाँ बताओ। मैम हाँ, यही है। T2 अप्रोक्सीमेटली This one 61 is the डिग्री correct सेल्सियस answer. होगा। मैम This T2 one is the correct answer. 61 डिग्री सेल्सियस होगा। कुछ नहीं है। This one is the correct answer. 164.76 and 106.06. Who was given this answer? कितना मेहनत किया आपने? भव्य मिश्र। Yes, भव्य मिश्र। आर्यन, this is the answer. कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर मैच हो जाता है। आप इतने टाइम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं दे रहे। एग्जाम हॉल में यू कैन वेरीफाई योर ओन आंसर। ठीक है, यू कैन वेरीफाई बाय पुटिंग इट इन द इक्वेशन।
थोड़ा सा मैथमेटिक्स बाद में करना पड़ता है, तो मेरा आंसर करेक्ट जा रही है नहीं। ठीक है, हिमांशु यू आर आल्सो नॉट गिविंग, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें चैप्टर। फाइनल आंसर है जो बोर्ड पे लिखा है 164,106। हाँ 164.76 और 106.06, इसी में आंसर मैच हो रहा है। I have put it in the equation and given. Okay, thermal conductivity is over. Thermal conductivity topic is over. हमारे पास बहुत सारे जॉइंट है, आप कुछ भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है। यहाँ से यहाँ तक आयरन है और यहाँ से यहाँ तक आपका ब्रास है, आयरन एंड ब्रास। आप आयरन का एक साइड आपका 373 केल्विन, एक क्वेश्चन और कर लो, 373 केल्विन है और यहाँ है 273 केल्विन, 273 केल्विन आयरन और ब्रास। ठीक है, इसका लेंथ है, लेंथ और एरिया दोनों का लेंथ सेम है, एरिया सेम है। ठीक है, दोनों का लेंथ सेम है, एरिया सेम है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी उनका मिल जाएगा आपको, स्टैंडर्ड ग्राफिक्स से। थर्मल कंडक्टिविटी आयरन के लिए होगा 79 थर्मल कंडक्टिविटी के, ये सपोज ए के ए 79 और यहाँ आपका के बी मिल जाएगा, बी फॉर ब्रास। बी में आपको मिल जाएगा के बी है 109, के बी है 109। आपको मिडिल टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर T निकालना होगा, क्विकली करके दो, क्या प्रॉब्लम है, ये भी तो सेम पैटर्न है। 79 क्या आएगा, इक्वेशन बताओ। 79 इंटू 373 माइनस T, और सारे सेम है। 79 इंटू 373 माइनस T, और तो सारे सेम है, इज इक्विवेलेंट टू, एनीवन यू कैन टेल मी द इक्वेशन। 109 इंटू 1 is telling मैम T T minus minus 273। बस, तो T की वैल्यू निकालो। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T, टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। कितना होना चाहिए, अगर जो दो सब्सटेंस है, मैं इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ, जंक्शन टेम्परेचर मुझे फाइंड आउट करने के लिए 57.9 37.9 के। ओके, एनीवन एल्स इज वेरीफाइंग K1 T1 माइनस K2 T2। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप लेना चाहते हो, डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, ये आपका इजीली दे सकते हैं, क्विकली दे सकते हैं। K1 T1 minus K2 T2 by K1 plus K. 37.9, anyone will confirm me? I don't have the answer. No, For the ma'am, jump. 37.9 है 57.9। 57.9. Yes, ma'am, 57। हो गया क्लास? नेटवर्क हो ही सकता है मैम, ये बहुत मैम रॉन्ग है मैम, ये तो इतना केल्विन तो हो ही नहीं सकता मैम। मैम क्योंकि मैम ये इसका आंसर जो होगा मैम वो 373 केल्विन और 273 केल्विन के बीच में होगा। हाँ, नहीं हो सकता जो आंसर दे रहे हैं, मेरे पास आंसर है 7.9, 373 और 273 के बीच में आएगा ही नहीं। 373 से 273 के अंदर। मैम मेरा डिग्री सेल्सियस में आया है। मैम 315। मैम मैंने सेल्सियस में निकाला है ना। यस मैम 315 मेरा होगा। 315 करेक्ट है। 315 केल्विन। 315 इज द करेक्ट आंसर। गुड, चलो कुछ तो क्वेश्चन आया आज के दिन में आंसर। हिमांशु आर नॉट गिविंग मी सिंगल आंसर। आप रीजनिंग क्वेश्चन में स्ट्रांग हो, मैथमेटिकली थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है। आर्यन फाइनली स्लो एंड स्टेडी द रेस चल रहा है।
और क्वेश्चन में वो आइडिया दे रहे हैं और ले रहे हैं। वानी वंशिका यू आर ऑल्सो, लेकिन बहुत ही बच्चे यहाँ जो प्रेजेंट भी हैं वहाँ साइलेंट हैं, दैट मीन्स दे आर लिसनिंग सॉन्ग। गाना सुनने के लिए पूरा जिंदगी पढ़ा है, अभी अगर इस टाइम में थोड़ा पढ़ाई कर लेते ना बहुत अच्छा होता है। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था आपके पास, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अभी इस साल सिलेबस में नहीं है, हम उसको नहीं करवा रहे हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आता था। तो सपोज आप कॉफी पीने जा रहे हैं, एक चीज आपको बता रहे हैं, आप किसको कॉफी सर्व कर रहे हैं, जैसे कि कॉमन क्वेश्चन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। इसमें पहले से मिल यहाँ तक मिला हुआ है और यहाँ कंटेनर में कॉफी है, कॉफी इज इन कंटेनर। दो फ्रेंड्स हैं, ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स। ए ने क्या किया, पहले से दूध को निकाल के रख दिया, पीने के टाइम में कॉफी डाला, पीने के टाइम में कॉफी डाला। लेकिन बी ने क्या किया, पहले दूध भी ले लिया, कॉफी भी ले लिया, सबको मिक्सअप करके रख दिया। ठीक है, दोनों के लिए आउटसाइड टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि दोनों सेम जगह में बैठे। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सीखता है जो पीने के टाइम में, सपोज दोनों इक्वल टाइम के बाद ही पिए, आफ्टर 5 मिनट्स दे बोथ स्टार्टेड ड्रिंकिंग, किसका कॉफी ज्यादा ठंडा होगा, जो इमीडिएट मिक्स किया और जो पहले मिक्स करके रखा था। ये आप इसने पहले B का मिक्स करके ठंडा। रखा था उसका ज्यादा ठंडा मैम होगा, ये वाला ज्यादा गर्म होगा। ए वाला ज्यादा गर्म होगा। ये आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आज के दिन में करके देख लो। कॉफी जब बनाते हो आप खुद के लिए दो अलग अलग कप ले लो, दूसरा कप जो ज्यादा ठंडा हो जाता है और किसी को पिला दो। ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, बहुत ही क्वेश्चन आता है लेकिन हम नहीं करवाते। अभी पता नहीं इसी साल क्यों सिलेबस में नहीं है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी चीज आप देखो, ये ग्राफ ऐसे आता है, सपोज आपके लिक्विड सर्व किया है 60 डिग्री सेल्सियस और आपके रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये बहुत जल्दी डाउन होगा। 60 डिग्री सेल्सियस वाला ऐसे डाउन हो के टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन हो गए, जब वो 20 डिग्री के आसपास आ जाएगा ना, 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा तब डाउन ही नहीं होगा क्योंकि हीट एक्सचेंज उसका एटमॉस्फेयर के साथ हो ही नहीं पा रहा। तो यहाँ से देखो, जो 60 डिग्री सेल्सियस वाले, सपोज किसको आप कॉफी दे रहे हो 60 डिग्री सेल्सियस में, बहुत ही हॉट करके ला रहे हो, तो बहुत जल्दी ठंडा होते जा रहे हैं। लेकिन आप किसको 30 डिग्री सेल्सियस में दिए हो तो बहुत ही स्लो जा रहे हैं क्योंकि ग्राफ बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा है। ये आपका टाइम है, ये आपका टेम्परेचर है। टेम्परेचर टाइम ग्राफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, इसको बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन यहाँ बड़ा है, डोमिनेंट है थर्मोडायनामिक्स। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, कितने जल्दी एक चीज ठंडा होता है वो डिपेंड करता है उसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ ज्यादा डिफरेंस है, 20 और 60 के बीच में ज्यादा डिफरेंस है तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। 20 और 30 के बीच में कम डिफरेंस है, आप 25 डिग्री सेल्सियस वाला दे दो तो बहुत ही स्लो ठंडा होगा। तो अभी आंसर दो, फ्यूचर इज द करेक्ट वन, फ्यूचर इज द करेक्ट वन। आई हैव गिवन यू द ग्राफ, टेल मी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग आर्यन फर्स्ट वन मैम ये कौन वाला सा होना चाहिए? मैम बी ज्यादा गर्म होगा। बी ज्यादा गर्म होगा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि बी ऑलरेडी टेम्परेचर मेंटेन कर चुका है नियर टू एटमॉस्फेरिक मैम टेम्परेचर। तो ये ठंडा होगा ना? ये ठंडा होगा। अच्छा आप ठंडा बोल रहे हो, यही प्रॉब्लम कर रहे हैं तो ठंडा और गर्म। ठीक है, नेक्स्ट वन, वी आर हैविंग टू लॉज हियर जिसका सिर्फ आइडिया देने के लिए बुला गया है। एक होता है वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ, और एक होता है स्टीफान्स लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट कहीं पढ़े होंगे, स्टीफान्स लॉ। वाइन वो डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग लैम्डा mt इज कांस्टेंट और स्टीफान्स लॉ होता है E = सिग्मा T4। तो दोनों लॉ का सिर्फ हिंट देने के लिए आपको दिया हुआ है सिलेबस में। ये लैम्डा mt इसका मतलब मैक्सिमम एमिशन, मैक्सिमम एमिशन, मैक्सिमम एमिशन किसका, और ये मैक्सिमम एमिशन जिसमें से होगा
उसका टेम्परेचर आपका हाई होगा एंड वेवलेंथ उसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लैम्डा m इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम लोग कोई भी सोर्स का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, आपके पास दो चीजें, सन, सेकंड होता है अर्थ, जमीन। सन के टेम्परेचर बहुत ही हाई है, तो सन से जो लाइट एनर्जी आ रहे हैं, सन से जो हीट एनर्जी आ रहा है, सन से जो हीट एनर्जी आ रहा है, ठीक है, सन जो हीट एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर का करेंगे, 6000 डिग्री सेल्सियस के करेंगे। अर्थ में जो टेम्परेचर है वो कम है, अर्थ का टेम्परेचर कम है, तो ये जो टेम्परेचर जो हीट एनर्जी रेडिएट करेगा वो कम का करेगा, 60 डिग्री सेल्सियस से कम वाला करेगा। और इसका जो वेवलेंथ है, इसका वेवलेंथ छोटा होगा, इसका वेवलेंथ छोटा होगा, शॉर्ट वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ छोटा होगा वेवलेंथ, और ये लॉन्ग वेवलेंथ। जो जमीन से जो रेडिएट होगा वो लॉन्ग वेवलेंथ वाला होगा, सन से जो रेडिएट हो रहा है वो शॉर्ट वेवलेंथ है। इतने लॉजिक है टॉपिक के अंदर, इसको वाइंस डिस्प्लेसमेंट लॉ बोला जाता है। इसी के ऊपर बेस करता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। टेल मी द लॉजिक ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इफ यू नो इट इजीली, एनीवन हु कैन एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो गाड़ी के शीशा को बंद करके बाहर पार्क करते हो समर में, बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है। मैम इसमें मैम जो मैम सन का जो मैम अर्थ जो है मैम वो सन का रेडिएशन ट्रैप कर लेता है। कौन ट्रैप करता है, कौन सा लेयर ट्रैप करता है? इंफ्रारेड रेज आर ट्रैप्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड लेयर। तुम तो पढ़े हो कार्बन डाइऑक्साइड लेयर। यहाँ देखो अर्थ के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड लेयर होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेयर जो होता है ओजोन आपका ट्रैप करता है किसको, अल्ट्रावायलेट रेज को। कार्बन डाइऑक्साइड लेयर आपका इंफ्रारेड, जो इंफ्रारेड रेज यहाँ सन है, जब सन से इंफ्रारेड रेज आ रहा है, ये इंफ्रारेड रेज का वेवलेंथ छोटा होता है। वेवलेंथ आपको पता है, एक वेव का लेंथ, ये वेवलेंथ होता है लैम्डा, दिस वन इज लैम्डा। एक वेव का वेवलेंथ होता है ये वाला, तो ये छोटा छोटा वेवलेंथ होता है। लेकिन जब अर्थ से वापस आता है जमीन पे टकरा के, जमीन पे आपका तार है, तार के अंदर ऊपर बाहर एक हिस्सा है, इसके अंदर से जब रेडिएट होता है तब इसका वेवलेंथ बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा वेवलेंथ हो जाता है। ये वेवलेंथ इज मोर वेवलेंथ। यहाँ सपोज ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, लैम्डा 2 इज मच मोर ग्रेटर देन लैम्डा 1, ये बड़ा वेवलेंथ हो जाता है। किसी को भी पूछो वो आंसर इतना पता है सबको कि सन से आने के टाइम इसका वेवलेंथ छोटा होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड लेयर में अंदर घुस गए, लेकिन जब अर्थ से ऊपर जा रहे, बैक करके जा रहे, तो उसका वेवलेंथ बड़ा हो जाता है। लेकिन क्यों होता है, नोबडी हैज अंडरस्टूड। एनीवन हु कैन टेल मी व्हाई इट इज सो? आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी। इसी क्लास में पढ़ाया जाएगा, जिंदगी भर पूछा जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का लॉजिक। यस, व्हाट इज द लॉजिक हियर? सन से आने वाला वेवलेंथ कम क्यों होता है? नो, अभी तो समझाया, पूरे बोर्ड में लिखा भी हुआ है। हम एक बार और क्वेश्चन क्या था, रिपीट कीजिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट में सन से आता है वेवलेंथ छोटा क्यों होता है? The exact reason is because the temperature of sun is extreme high. The higher is the temperature, shorter is the wavelength. This is the equation. Understood? आर्यन, जितना टेम्परेचर हाई होगा वेवलेंथ उतना कम होगा। तो सन में टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए छोटा वेवलेंथ होता है। लेकिन अर्थ में, जमीन में, आपके गाड़ी के अंदर आने वाला वेव जो होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा था सोर्स का, ये सोर्स टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जाने के टाइम 60 डिग्री सेल्सियस होता है तो बड़ा वेवलेंथ देगा, 6060, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, आया समझ में? कनक रीजन समझ में आया? मैम फिर ठंड में और भी ज्यादा बड़ी वेवलेंथ हो जाती है जब अर्थ पे होती है। हाँ, ठंड में बहुत ज्यादा, इसलिए ठंड में इतने ट्रैप हो रहे हैं। आपका जो पोल्यूशन लेवल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जा ही नहीं पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेयर में सारे ट्रैप हो जाते हैं। ठंड में आपको कब ठंड लगता है? जब चिल विंटर डे और आपका ही पूरा आपका चारों तरफ फॉग भरा हुआ है, किसमें आपको ज्यादा ठंड लगता है?
चारों तरफ फॉग वाला डेज में, या जब चील होते हैं पूरा आसमान खाली होता है? क्लियर विंटर डेज और फॉगी विंटर डेज, व्हेन यू फील मोर कोल्ड? यस, गिव मी द आंसर। फॉग। क्लियर। ऐसे कैसे आंसर हो गया? क्लियर विंटर डेज में, क्योंकि ट्रैप नहीं हो पा रहे, हीट एक्सचेंज हो रहा है बार बार। लेकिन फॉग में तो गर्मी लगता है, फॉग तो चारों तरफ सील करके डोम बना दिया, हीट एक्सचेंज ही नहीं हो पाया, सारे ट्रैप होके रह गए, तो हीट एनर्जी बढ़ेगा ना। अंडरस्टैंडिंग? बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब आप किसी को भी ले लो क्वेश्चन। आप एक रूम बंद करके फैन हाई स्पीड में चलाओ, फुल स्पीड फैन चले, एक रूम बंद करके आप उसमें बैठो, और एक केस में फैन बहुत स्लो चल रहा है लेकिन विंडोज सारे खुला है, इन व्हिच केस यू विल फील मोर कंफर्टेबल? इसमें विंडोज क्लोज है, तब आंसर दो किस लिए? तो एयर मॉलिक्यूल क्लोज हाई स्पीड तो घूमेंगे, एयर तो कहीं बाहर जा ही नहीं रहा है ना, वही एयर बार बार घूम के उसका टेम्परेचर बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा हुआ था तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो वो गर्मी होगा ज्यादा। आपको पूरे लॉजिक नहीं पता। इज एनीवन एल्स हु इज फाइटिंग फॉर ओपन विंडो? ओपन विंडो केस में किसका आर्गुमेंट है? इज एनीवन? अरे फिजिक्स की क्लासेस पूरा ओपन है, आपके दिमाग में जितना आइडिया है सारा दो। आर्यन बताओ। इसके कॉमन आंसर होता है कि जहां वेंटिलेशन पॉसिबल है, क्योंकि एयर एक्सचेंज हो रहा है तो कंफर्टेबल है। लेकिन जो दूसरा आंसर है वो भी डिफाइंड है, अगर आपका बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ये मेथड अच्छा है, आप सारे रूम बंद कर दो, फैन को फुल स्पीड चलाओ, इसके चलते क्या होगा कि आपके शरीर से पसीना निकलेगा, तो जो पसीना निकलेगा वो इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन कोलेस्ट्रॉल है, वो आपकी बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के लिए चला जाएगा, तो इसलिए आप फुल फिल करोगे इफ द टेम्परेचर ऑफ द आउटसाइड सराउंडिंग इज हाई। अगर आउटसाइड सराउंडिंग कम है तब तो आप ओपन कर दो विंडो to feel comfortable. Himanshu, are you understanding the concept? Himanshu? Yes, ma'am. आर्यन, ये सारे लॉजिक आप खुद ही सोचो किस जगह में क्या होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है खुद, लेकिन सोच सोच के डिसाइड करो। आई एम गिविंग यू, इसके नाम ग्रीन क्यों है? क्योंकि अर्थ में पहले ग्रीनरी इसी के चलते आया था। हाउस क्या है? क्योंकि एक कॉम्पैक्ट डोम शब्द बनाया गया था, जस्ट लाइक एन हाउस। दिस इज बेस्ड ऑन वाइन्स डिस्क्रिप्शन। इसके ऊपर और एक भी क्वेश्चन है। सपोज एक किस चीज को हीट करो, आपके पास कोई भी चीज है, सपोज आयरन रॉड, आयरन रॉड को आप हीट करो, पहला कलर किस टाइप के कलर आएगा? जब इसका हीट एनर्जी जस्ट आप सप्लाई किस टाइप के कलर देखिए? रेड। सबसे पहले आता है रेड, उसके बाद अगर आप और हीट की और येलो, येलो, ब्लू, फाइनली आपका व्हाइट है। क्यों? इसमें क्वेश्चन है। आपके पास दो टाइप के फ्लेम है, एक होते हैं ग्रीन, एक होते हैं ब्लू फ्लेम। टेम्परेचर कम होता है तो मैम वेवलेंथ ज्यादा होता है, और मैम रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है। वेरी गुड। आपके पास दो टाइप के फ्लेम है। क्वेश्चन देखो, रीजनिंग क्वेश्चन। आपके पास दो टाइप के फ्लेम है, आप गैस चूल्हा का फ्लेम देखे होंगे, कभी ग्रीनिश होता है कभी ब्लू होता है। किसका टेम्परेचर ज्यादा है, ब्लू का और ग्रीन का? किस टाइप ऑफ फ्लेम? रेड हॉट तो सब ब्लू। देखिए आप विजुअल पढ़ोगे, VIVGYOR, कौन आता है? पहले आता है ब्लू, ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम का टेम्परेचर कम होगा, ये TB और ये TG जितना आप नहीं, यहाँ से ऐसे चलता है। टेम्परेचर आपका रेड होगा सबसे, रेड किसमें होगा? सबसे कम वाले टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज होगा, तो ब्लू फ्लेम TB, ये TG स्मॉलर देन TB। ऐसा समझ लो, टेम्परेचर ऑफ द ग्रीन फ्लेम इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ द ब्लू फ्लेम, क्योंकि टेम्परेचर ऐसे इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम रेड टू वायलेट, और सब मिल जाता है तो व्हाइट फाइनली। तो आपके पास जो बल्ब होता है, बल्ब को ऑफ करने के टाइम कभी देखो उसके टंगस्टन फिलामेंट के कलर क्या होता है, कैसे लगता है? सपोज आपके घर में पावर सप्लाई डीम हो गया, बहुत ही रिड्यूस हो गया, मैम तो फिलामेंट
जब बल्ब बंद होने वाला होता है तो मैम वो रेड कलर का हो जाता है। रेड कलर का होता है, लेकिन जब पूरे पावर सप्लाई बढ़ जाता है तो वो आपको क्यों नहीं दिखाई जाता है? पावर सप्लाई जब बढ़ जाता है बल्ब क्यों नहीं दिखाई जाता है? क्योंकि वो सारे कलर्स का लाइट, तो मैम उससे सारे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। वेरी गुड, टेम्परेचर ज्यादा होता है और सारे कलर्स का वेवलेंथ निकलने लगते हैं। दिस इज योर वाइट डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेरी इंटरेस्टिंग लॉ। ठीक है, नेक्स्ट आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन में स्टीफान्स लॉ भी है। स्टीफान्स लॉ इज इक्वल टू सिग्मा T4, सिग्मा इज योर यूनिवर्सल कांस्टेंट, सिग्मा इज ए कांस्टेंट हियर, सिग्मा इज ए कांस्टेंट हियर। ये कितना एनर्जी रेडिएट होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर की फोर्थ पावर के ऊपर। ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी आपको पहले से भी हम बताए थे, अनकाउंटेबल क्वेश्चन है। क्रिकेट प्लेयर व्हाइट कपड़े पहनना चाहिए और ब्लैक पहनना चाहिए इन समर? वाइट। वाइट। व्हाइट। तो आप तीनों चीज के डिफरेंस बताओ मुझे। एक होता है व्हाइट, एक होता है सिल्वर, एक होता है ब्लैक। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाई द अम्ब्रेला इज ब्लैक? पहले जनरली अम्ब्रेला ब्लैक लिया जाता है, अभी तो सारे कलरफुल अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला मीन्स इमीडिएटली दिमाग में आता है दिस शुड बी अ ब्लैक कलर। इट इज फॉर द यूज इन विंटर, समर और रेनी सीजन। समर। अम्ब्रेला का कलर अगर ब्लैक लिया है तो इट फॉर समर। ठीक है, क्योंकि यस मैम। ब्लैक बॉडी क्या होता है, बहुत जल्दी हीट ऑब्जर्व भी करता है और बहुत जल्दी हीट रेडिएट भी करता है। ठीक है, तो आप देखोगे जैसे सऊदी अरबिया बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, लेकिन वहां भी ब्लैक कपड़े पहना जाता है क्योंकि हीट ऑब्जर्व हो गया, आप शैडो में आ गए, हीट रेडिएट हो गई। व्हाइट में क्या होता है, व्हाइट ऑब्जर्व नहीं करते, व्हाइट ऑब्जर्व नहीं करता है हीट, व्हाइट खाली रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, नहीं तो रेडिएट हो जाता है। लेकिन सिल्वर सरफेस, फायर ब्रिगेड पर्सन, फायर फाइटर सिल्वर सूट क्यों पहनते हैं? फायर फाइटर आग रिफ्लेक्ट करता है उनके अंदर। ये किसका आंसर था रिफ्लेक्ट करता है, किसका आवाज अलग था? ये श्रीमान अरब शर्मा, तुम्हें ये पहला क्वेश्चन अच्छा लगा आज के दिन में? अरे इतना अच्छा आंसर दे रहे थे, एक दो क्लास पहले आज पूरा चुप थे। तो इतने अनकाउंटेबल क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है पूरे चैप्टर आपका, पूरे लाइफ का जो है ना, सारे क्वेश्चन यहाँ रिलेटेड है। ठीक है, वाटर का एक चीज जो आपके सिलेबस से अभी बढ़ गया, उसमें से है वाटर को आप हीट करो, एक कर्व ऐसे जाता है, एक कर्व ऐसे जाता है। इसकी मीनिंग क्या है? एक कर्व जो ऐसे जाता है ये होता है एक का सब्लिमेशन कर्व। ये इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? यहाँ से ये सॉलिड था, वाटर आपका आइस फॉर्म में था। ठीक है, वाटर इज इन आइस फॉर्म जो, तो ये सब्लिमेशन कर्व, सॉलिड लिक्विड वेपर, ये लिक्विड है ये वेपर है, इसका जो पॉइंट का मिक्सिंग है इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट जैसे आपको क्या बोला जाता है हिंदी में? हिंदी में रिवर क्या है? संगम। संगम क्या होता है? किस रिवर यहाँ मिलते हैं संगम? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी इसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी में क्या क्या है? तीन क्या है? गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र। गंगा यमुना भूल गए, जीके में साथ साथ जीके कराते हैं। गंगा यमुना याद नहीं है, देखो थर्ड वाला किसी को याद नहीं है। इमेजिनरी रिवर है तीसरी। तीसरी इमेजिनरी रिवर सरस्वती नहीं? हाँ सरस्वती वो इमेजिनरी है थोड़ी। और तो है थोड़ी, जाओ या यमुना भी बहुत जगह नहीं है। गंगा यमुना सरस्वती तो गाना में गाता है, गंगा यमुना सरस्वती। तो ये होता है, एक होता है फ्यूजन, एक होता है सब्लिमेशन, एक होता है वेपराइजेशन। तीनों कर्व एक ही जगह मिलते हैं, वहां जो सब्लिमेशन कर्व, वेपराइजेशन कर्व और फ्यूजन कर्व। ये वाला आपका ये जो एल है दिस इज फॉर फ्यूजन कर्व। तीनों चीज एक साथ मिलते हैं, फ्यूजन कर्व।
ठीक है, दिस वन योर सब्लिमेशन कर्व, सब्लिमेशन कर्व, वाटर सारे आने वाले बिहेवियर, और ये आपका वेपरेशन कर्व। ये भी एक टाइप का त्रिवेणी संगम होता है आपके लिए, वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है मैम दिस यस टेल मी। मैम आपने कहा था ना कि जो ब्लैक अम्ब्रेला है वो समर में यूज होती है। नहीं, जनरली जो ब्लैक कलर होते हैं वो समर के लिए ठीक है। मैम फिर सारे कलर ऑब्जर्व करने की जरूरत क्या है हीट को समर में? नहीं, हीट को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑब्जर्वर इज बेस्ट रेडिएटर। इसीलिए जितने जल्दी ऑब्जर्व तो सबको करना पड़ेगा, क्योंकि हीट के नीचे आप चल रहे हो। लेकिन जो दूसरे में अगर आप व्हाइट लोगे तो ट्रांसपेरेंट है, आ जाएगा आपके पास। ब्लैक है तो वहीं ऑब्जर्व होकर रहेगा, आपके पास तक आएगा नहीं। है समझ में? अभी लॉजिक समझ में आ रहा है? यस मैम। क्वेश्चन जितना पढ़ोगे आपका नॉलेज उतना ही अच्छा होगा। और एक कहता है, इट्स इंटरेस्टिंग, आई एम जस्ट फिनिशिंग पूरे चीज। कभी देखे हो शादी वादी में बड़ा बड़ा आइस आता है ना, एक बड़ी से एक्सपेरिमेंट करो कि आपके पास आइस दिया है, आइस ब्लॉक, इसके बीच में किसको काटना होता है, वो कैसे काटता है? इसके बीच में एक धागा लगा के इसे खींच लेता है, धागा के नीचे वेट दे देते कि इसको खींच लेते हैं। उसके बाद आइस दो हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर उसको छोड़ दोगे तो फिर जुड़ जाते हैं। कभी देखे हो ये फेनोमेनन? कभी देखे हो? तो शादी में जब जाते हो ना, खाली खाओ पियो मत, साइड में थोड़ा देख लिया करो कि आइस ब्लॉक को काटने के लिए यही होता है, धागा लगा के काट दिया, इमीडिएटली सेपरेट किया। अगर इमीडिएटली सेपरेट नहीं किया तो वो कंबाइन हो जाता है, उसको बोलते हैं रिजिलेशन। रिजिलेशन मतलब री मीन्स अगेन, जेलेट, जेलेट मीन्स कंबाइन। ठीक है, रिजिलेशन प्रोसेस बोला जाता है। आया समझ में शिवांशु? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यस पूरे चैप्टर में। यस मैम प्लीज टेल चैप्टर्स ऑफ पीरियोडिक 2। चैप्टर्स ऑफ पीरियोडिक 2 यू कैन राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लिखना स्टार्ट करो। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अभी तक हम यही डिसाइड किए, क्योंकि पूरे चैप्टर हम नहीं दे पा रहे हैं, तो पूरा देना था। एक ही पीरियोडिक टेस्ट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैम बोर्ड विजिबल नहीं है ऊपर का। कर दूंगी रुक जाइए, थोड़ा सा मोबाइल का सेटिंग चेंज कर दूंगी। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स दोनों अलग अलग आएंगे ना? हाँ नहीं, दोनों मिला के प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होता है। थर्मोडायनेमिक्स, नेक्स्ट वन इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। टाइम बहुत ही कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपकी कोई इफेक्ट नहीं दिया। आपके प्रीवियस बैच को जो मिला था टॉपिक में कोई कम नहीं करवाए, क्योंकि उनको जेई मेंस तक नीट में प्रॉब्लम आ गई। हिमांशु मैं इसको चेंज कर दिया, अभी दिखाई दिया हिमांशु? यस मैम। ये आपको पीरियोडिक टेस्ट का अभी तक जो डिसाइडेड है, उसके बाद अगर कोई चैप्टर हटाना होगा तो इन्फॉर्म यू अकॉर्डिंगली। मैम हमारे पास एटम में फ्लूइड डायनामिक्स भी आएगा। ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आप देख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सॉलिड, फ्लूइड, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड सर्कुलेट, सब कुछ ये सिलेबस है। सीबीएसई की सिलेबस डाउनलोड करो, इसमें आपको ये यूनिट मिलेगी। सीबीएसई की सिलेबस क्लास 11 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। टुमारो आई विल स्टार्ट थर्मोडायनामिक्स। यहाँ से देख लो, टुमारो आई विल स्टार्ट थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस विल फिनिश विदिन दिसंबर। छोटा छोटा 2 चैप्टर है, इतना बड़े चैप्टर और यही नहीं आपके पास। लास्ट 2 चैप्टर्स बड़ा है और सारे चैप्टर छोटे हैं अभी। मैम और पीरियोडिक होंगे कब? अभी कितने बार बोल चुके हो, सब बीच में ज्वाइन कर रहे हो तो उनके नाम से ऐप खोल देते नंबर ऑफ टाइम। ऐसे नहीं हुआ?
लेकिन टेल मी जिनको समझ में आया 10th of January. हम 10 जनवरी में 10th of January it will start with your subject proper date sheet के साथ. Okay, now you can leave the class. English class will start at 12:50. मैम अटेंडेंस क्या क्या? Tell me कौन फोन आ रही है? अटेंडेंस अटेंडेंस आज के दिन में कोई लिया नहीं? नो मैम. हम कंप्यूटर क्लास में लिखी बस. तो अटेंडेंस तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, यहाँ मोबाइल में अटेंडेंस में देख चुके हूँ 22 थे, सिर्फ 22 बच्चे थे. मैंने इसलिए ग्रुप में मैसेज भी दिया कंप्यूटर था. क्लास में मेरा कंप्यूटर मैम कंप्यूटर क्लास में मेरा कंप्यूटर बिगड़ गया था. मैम मेरा नेटवर्क भी नहीं आ रहा था. पता नहीं आपका अटेंडेंस फर्स्ट पीरियड में गया था. इसके बाद हमारे पास जो अलग से अटेंडेंस होता है, इसमें से मेरे पास 21 स्टूडेंट्स मीटिंग में हैं और सारे सो रहे हैं घर में. हम एक एक करके चैप्टर खत्म कर रहे हैं, मेजर चैप्टर. उसके बाद ये लोग अभी पता नहीं और वन पढ़ रहे हैं और सो रहे हैं. जब जगेंगे तब तक हम खत्म कर देंगे सिलेबस. ओके, यू कैन लीव द क्लास, टेक रेस्ट फॉर इंग्लिश क्लास. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम.